इस विक्टोरियस गाड़ी की ना सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है जब से मारुति सुजुकी ने इसका सिलेंडर नीचे की तरफ में किया है, क्योंकि गाड़ी के अंदर में सीएनजी भी आ जाती है और ऊपर से बूट भी यहाँ पे पूरा मिल जाता है। और सीएनजी की जो टैंक की कैपेसिटी मिलती है ना 55 लीटर की यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि लगभग आपकी वही 7 से 8 केजी सीएनजी गाड़ी के अंदर में बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। पर इतनी बड़ी गाड़ी 1.5 लीटर इंजन के साथ में कितनी माइलेज दे देती है सीएनजी के अंदर में, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। सीएनजी का टैंक जो है मैंने बिल्कुल खाली यहाँ पे कर रखा है। अब इसके बाद में मैं जो है इसके अंदर में 1 किलो सीएनजी डलवाऊंगा और 1 किलो सीएनजी जब पूरी खत्म हो जाएगी तो आपका टेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। अगर मैं इसके अंदर में ये वाला टेस्ट करता ना कि फुल से फुल, जैसे पेट्रोल का टेस्ट करते हैं, पेट्रोल के टेस्ट में हम क्या करते हैं कि उसका टैंक बिल्कुल फुल से फुल का नापते हैं, तो भाई उसका टेस्ट इस तरीके से होता है। पर सीएनजी के टेस्ट में अगर हम फुल से फुल कराएंगे, मान लो मैंने अभी पूरी 7-8 किलो सीएनजी डलवा दी, पूरा फुल कर दिया सिलेंडर, और फिर दोबारा से इस तरीके से टेस्ट करूंगा तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सीएनजी के अंदर में रहता है प्रेशर। तो प्रेशर अप डाउन होने की वजह से वो सीएनजी हमेशा उतनी ही नहीं डलेगी, कभी आपकी सीएनजी कम आएगी, कभी ज़्यादा आएगी। और ऊपर से टेम्परेचर भी बहुत इफेक्ट करता है। मान लो अगर आप सर्दी के अंदर में सीएनजी गाड़ी में डलवाओगे ना तो ज़्यादा आएगी, गर्मी के अंदर में सीएनजी डलवाओगे तो आप लोगों की कम आएगी। इस वजह से मैंने सिर्फ गाड़ी के सिलेंडर के अंदर में 1 किलो ही यहाँ पे सीएनजी डलवाई है। बिल्कुल लाल बटन पे हाथ रख ले, चल ठीक है, मैं कर दे चालू। एक किलो, आधी किलो, 600, 700, 800, 900, थोड़ी सी और थोड़ी सी, बस 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 1.108। ट्रिप ए को मैंने यहाँ पे 0 कर लिया है। अभी जैसे पहले जो गाड़ियाँ आती थी ना सीएनजी मारुति सुजुकी की, उनके अंदर में क्या होता था, अगर सीएनजी का टैंक खत्म हो जाता था, आप सीएनजी उसके अंदर में डलवाते थे तो फिर क्या आपको बटन दबाना पड़ता था गाड़ी को सीएनजी मोड में डालने के लिए। पर इसके अंदर में ये ऑटोमेटिकली सीएनजी के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। गाड़ी के अंदर में हम 2 लोग चल रहे हैं और जो एसी है मैंने ऑन कर रखा है। 24 पे ना मैंने इसका टेम्परेचर सेट कर रखा है, मतलब आप हमेशा इसी टेम्परेचर के ऊपर में गाड़ी चलाओगे 20 से 24 के बीच में। हम इस गाड़ी को गांव में चलाएंगे, हाईवे के ऊपर में चलाएंगे, और भीड़ भड़क्का तो भाई फुल रहता है, आपको पता ही है। इस गाड़ी के अंदर में ना जो क्लच है वो तो भाई काफी ज्यादा स्मूथ सी दे रखी है, मतलब एकदम बटरी सी दे रखी है, यूं दबाते हो ना बड़ा हल्का हल्का सा फील होता है। पर जो गियर शिफ्टिंग है जैसे हुंडई के होते हैं ना बिल्कुल स्मूथ से, वो वाली चीज की फील इसके अंदर में नहीं आती है। थोड़े से टाइट होते हैं, मारुति के हर एक गाड़ियों के अंदर में यही सीन है कि वो थोड़े से गियर शिफ्टिंग उनके अंदर में टाइट होती है। बाकी जो स्टीयरिंग व्हील है वो भाई बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे गड्ढे वड्ढे में चल रहे हैं तो सस्पेंशन भी भाई ठीक है। और वो क्या कहते हैं बॉडी रोल तो गाड़ी के अंदर में बिल्कुल भी नहीं है। LXi के अंदर में ना बस मुझे एक ये दिक्कत लग रही है कि हाइट एडजस्टेबल सीट इसके अंदर में नहीं दे रखी है। अगर सीट की पोजीशन ऊपर हो जाती ना तो और ज़्यादा कमांडिंग सी पोजीशन गाड़ी के अंदर में आती। अभी मुझे ये फीलिंग आ रही है मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ में बैठ गया हूँ, ऊपर होता तो और ज़्यादा मजा आता। बाकी स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन भाई बिल्कुल ठीक है, एडजस्टेबल है, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से। वहीं अगर आप टाटा में लेके चलते हैं ना, मान लो आप नेक्सॉन ले लेते हैं, उसके अंदर में डबल सिलेंडर आता है, कर्व वगैरह में तो सीएनजी आते हैं नहीं, उनके अंदर में क्या रहता है, एक तो जो स्टीयरिंग व्हील की, मैं सिर्फ कंफर्ट की बात करूंगा, जो स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन है उनमें क्या रहती है, थोड़ी ऊपर वाली सी रहती है। सीट ज़्यादा ऊपर कर लेते हैं फिर स्टीयरिंग व्हील के पैर टच होता है, उनके अंदर में बिल्कुल अनकंफर्टेबल पोजीशन रहती है। पर इसके अंदर में वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और जो हॉर्न है वो भी भाई प्रॉपरली हर जगह से दब के काम कर रहा है। ये भी महिंद्रा की तरह नहीं है कि इधर से दबाए तो अलग फील आ रही है, इधर से दबाए तो अलग की फील आ रही है। एसी वेसी के जो कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, ये भी भाई बड़े सही से दे रखे हैं। ऐसे नहीं कि सब कुछ टच के अंदर में घुसेड़ दिया। टच से कंट्रोल करना चाहो तो टच से आप कंट्रोल कर लो, अदरवाइज यहाँ पे तो फिजिकल नॉब्स दे ही रखे हैं। वॉल्यूम का ना देखो एक यहाँ पे भी दे रखा है, ये आपका टच पे हाथ नहीं जा रहा तो सीधा यहीं कहीं पे नॉब भी दे रखा है। तो वैसे तो गाड़ी को 4 किलोमीटर से स्लो स्पीड पे लेके आने लग रहा था क्योंकि ट्रैफिक सही था, पर अब यहाँ से तो मेरे को 4-5 मिनट हो गई है इसी रोड पे खड़े हुए, और 100 मीटर भी मेरी गाड़ी नहीं सर किया, बिल्कुल खड़ा हुआ जाम है। करीबन 7 किलोमीटर के बाद में भाई अब अपनी गाड़ी जो है हाईवे के ऊपर में चढ़ी है। और हाईवे भी ऐसा नहीं है कि भाई एक ही स्पीड में रेगुलरली चलती रहे, ट्रैफिक वाला से रहेगा, इस तरीके से ट्रैफिक से चलता रहेगा। अब इस गाड़ी का ना एक ये और चीज़ है कि
आप मान लो हाईवे के ऊपर में चल रहे हैं, सिंगल रोड है, और आप चाह रहे हो कि आगे से एकदम गाड़ी आ रही है, मैं सडन पिकअप देके गाड़ी को चला दूंगा या एकदम झटका मार के उठ जाएगी। नहीं भाई, ये लीनियंट सा ही पिकअप पकड़ती है, चाहे आप इसको सीएनजी में चलाओ, चाहे आप इसको पेट्रोल में चलाओ। वो पंची वाली चीज़ तो आप इसके अंदर में भूल ही जाओ, बिल्कुल आराम से आपकी उठती हुई चली जाएगी। जैसे देखो अभी 5th गियर के अंदर में डाल रखी है, 2000 RPM पे मेरी गाड़ी चलने लग रही है, करीबन 60 की स्पीड है। लीचड़ मेरे आगे से हट जाए तो मैं, अब देखो पूरा गियर में है, जिस गियर के अंदर में होनी चाहिए मेरी गाड़ी 2000 करीब है ना। अब देखो मैं जैसे ही एक्सेलरेशन मैंने पूरा दबा दिया, यहाँ पे पूरा दबा रखा है, तो एक लीनियंट सा ही पिकअप पकड़ के गाड़ी मेरी उठने लग रही है। यूं नहीं है कि एकदम यूं करके उठ गई, आराम से उठ जाएगी, पर दुखी भी नहीं होगे इसके अंदर में। और ऐसा भी नहीं है कि आप इस गाड़ी को पहाड़ वहाड़ पे लेके जाओगे तो ज़्यादा ही अंडर पावर लगेगी, थोड़ी सी तो कमी लगेगी, पर ठीक है, चल जाएगा काम। और 5-1 जने अगर आप गाड़ी में बैठ के जाते हो ना पहाड़ वहाड़ पे कहीं इसको लेके जाओगे, तो फिर तो भाई आपको कमी ही कमी लगेगी। यूं लगेगा कि बार बार फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, इस गियर के अंदर में करके उठानी पड़ेगी। यूं नहीं कि सेकंड में चल रही तो सेकंड में चली जा रही है, थर्ड चल रही तो थर्ड में चली जा रही है, थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करके हाई RPM करके ही आपको गाड़ी को चढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल के अंदर में अगर आप यूं सोच रहे हो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी सी आपको फील आएगी कि बहुत ज्यादा पंची सा इंजन है, नहीं भाई, पेट्रोल के अंदर में भी और CNG के अंदर में दोनों में 20-21 का फर्क है, 19-20 नहीं, सिर्फ 20-21 का फर्क है, और वो टाइम के साथ में 19-20 का ही फर्क रह जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो भाई मारुति ने भी अपनी सही चीज कर रखी है। या तो आप ले लो पंच इंजन, क्रेटा का टर्बो इंजन ले लो DCT में, पर वो फिर वही है कि भाई माइलेज नहीं देगा, हमेशा आपको दुख सुख रखेगा। पर इसके अंदर में क्या है, एक ले लो थोड़ी कम चलने वाली, कम खींचने वाली गाड़ी, पर हमेशा आपको खुश रखेगी। अगर जब आपकी जेब में से कम रुपए जाएंगे ना लंबे रूट के ऊपर में, तो आप ज्यादा खुश होगे। यूं नहीं कि हमेशा ही आप गाड़ी को भगाओगे। सीधी सी बात है, दोनों हाथ में लड्डू नहीं रहेगा, या तो माइलेज ले लो या फिर गाड़ी को भगा ही लो। गाड़ी जो प्रॉपर गियर शिफ्टिंग मांगती है ना, वो लगभग 1900-2000 RPM के ऊपर मांगती है, 1500 पे तो मांगती है नहीं। ये 70 की स्पीड टच करने के बाद में 2000 RPM ये गाड़ी चली जाती है। यार इसने तो 14 किलोमीटर के अंदर में ही लो CNG दिखाना चालू कर दिया है, और इसके अंदर में ना इंडिकेशन भी आ गया है लो CNG का। पर अभी तक में मेरी जो गाड़ी है वो CNG के अंदर में ही चलने लग रही है, यानी कि CNG का भी कुछ रिजर्व होता होगा एक सर्टेन पॉइंट, उस पे जाके एक ब्लिंक करने लग गई है ये। कहीं ना कहीं मुझे इस गाड़ी के अंदर में ये लगता है कि ये गाड़ी 5th गियर से भी एक ऊपर वाला गियर मांगती है। 80 से जैसे ऊपर जाती है ना, और 2000 से ऊपर जैसे RPM जाती है, तो ये गाड़ी फील दिलाती है कि एक गियर होता तो और ज्यादा सही होता, और जो इंजन है थोड़ी सी आवाज करने लग जाता है ओवर एक्सेलरेशन वाला। टेस्ट ना भाई मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि गाड़ी को भगा रहा हूँ, मैं एक एवरेज निकालने के लिए भी नहीं कर रहा हूँ टेस्ट। मैं एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो आदमी गाड़ी चलाता है ना 70, 80, 85 की स्पीड पे, उस स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, और प्रॉपरली गियर चेंज करने लग रहा हूँ 2000 RPM के अंडर में। और आप लोग भी अगर गाड़ी में अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं ना, तो उसके अंडर 2000 RPM में ही गियर को चेंज करना। 22 किलोमीटर तो अपनी गाड़ी चल चुकी है, और अभी तक में CNG में ही चलने लग रही है। फील ऐसी आने लग गई है कि होने वाली है बस दी एंड। 20 किलोमीटर हाईवे के ऊपर में चलने के बाद भाई फिर से ट्रैफिक के अंदर में हम लोग आ चुके हैं। गाड़ी का तो पता ही नहीं चल रहा स्टार्ट है या EV मोड में लग चुकी है। ये साइलेंट बहुत बनाती है मारुति भाई, बहुत साइलेंट, इतनी साइलेंट। जो इनकी ब्रेजा आती है ना, किसी के आपके यार दोस्त के पास में हो CNG वाली, तो उसकी माइलेज पूछना, वो बताते होंगे कि 24, 23, 20, 23 मतलब इतनी माइलेज देती है। पर भाई ये आप देख रहे हो, उससे बड़ा साइज होने के बाद में भी 25.2 किलोमीटर तो चल चुकी है, और अभी भी गाड़ी CNG के अंदर में ही चलने लग रही है भाई। और अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है गाड़ी। टोटल ही आप देखोगे तो 180-90 किलोमीटर चली है, टोटल 209 किलोमीटर चली है। एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या भाई ये वैगनआर सिलेरी जो इतनी माइलेज देती है, 28 किलोमीटर तो ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है, और अभी भी CNG के अंदर में भागी जाने लग रही है। इस गाड़ी का सीन ही नहीं समझ में आ रहा भाई, CNG कब खत्म होएगी। 31.8 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है भाई। ये वैगनआर खरीदने वाले अब खरीद लो नई विक्टोरिस, बस बजट थोड़ा डबल चाहिए, वो 6 की है तो ये 12 की आएगी। अभी तो आपको दिखाने लग रहा था, और अब 32 किलोमीटर के ऊपर में गाड़ी की CNG बिल्कुल यहाँ पे डेड हो चुकी है, और CNG का लोगो भी आ चुका है। बटन भी दबाऊंगा तो भी CNG में नहीं लगेगी। देखो कोशिश तो करी, पर CNG में लगी नहीं, क्योंकि अभी भी जो है गाड़ी यहाँ पे पेट्रोल में ही लगी पड़ी है। गाड़ी मेरी 1.1 kg CNG के अंदर में टोटल 32 किलोमीटर चली है। अगर इस हिसाब से लगाओगे तो 29 की माइलेज इस गाड़ी ने निकाल दी है। टोटल 8 किलोमीटर ये मेरी खड़े ट्रैफिक में चली है, जहाँ पे 5-5 मिनट तक मैंने वेट किया है। उसके अलावा टोटल जो मेरी गाड़ी है फिर हाईवे के ऊपर में चली है। हाईवे भी ऐसा नहीं था कि मतलब यूं एक ही रन में चलने लग रही है,
कभी गियर अप हो रहे थे, कभी डाउन हो रहे थे। आप लगा सकते हैं कि 50% फिफ्थ गियर में रही है और 50% अप डाउन जो है गियर शिफ्ट होता रहा है, वहाँ पे रुकी नहीं है। फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से गाड़ी में शिफ्टिंग हुई है। इतने बड़े साइज के साथ में अगर आप गाड़ी देखोगे 30 की माइलेज आपकी निकाल रही है, तो भाई इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। वैगनर जितनी माइलेज दे रही है भाई इतनी बड़ी गाड़ी। मारुति ने गाड़ी तो बिल्कुल बढ़िया बना दी, पर 3-4 चीजों के अंदर में कमी छोड़ दी। एक तो देखो ये बेस मॉडल के अंदर में गियर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसकी जगह क्रिस्टल का गियर नॉब इंस्टॉल कर सकते हो। और इसके अंदर में ना आयरन मैन का लोगो बना हुआ है। अभी इसके अंदर में लाइट ग्लो कर रही है और जैसे ही थोड़ी देर स्टिल पोजीशन में होगा लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। चार्जिंग के लिए आगे सी टाइप केबल दे रखे और बॉक्स के अंदर आपको केबल और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। इजीली आपके गियर के अंदर में फिट हो जाएगा। ये किसी भी गाड़ी के अंदर में इजीली फिट हो जाता है, बस गियर के आगे से दब के या फिर ऐसे उठ के गियर नहीं लगना चाहिए। और ये लगने के बाद में लुक ना बड़ी प्रीमियम सी आ जाएगी। दूसरी चीज है गाड़ी की ये भी बिल्कुल सिंपल सी बना रखे, तो इसके ऊपर में आप मेटल का की कवर इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या है गाड़ी की लुक काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी और इसकी प्रोटेक्शन भी बिल्कुल 360 डिग्री से हो जाएगी। अब ये इतना डार्क कलर है तो इसके ऊपर में माइक्रो फाइबर क्लॉथ ही आप लोग यूज करना। अगर कोई भी एक्सेसरीज आप गाड़ी से रिलेटेड बाय करना चाहते हैं तो www.bunchik.com से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी आप लोग को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।